Yo, what's up, guys? How's it going on your side? Here you are welcome again. This is TJ here again with you on this YouTube channel Filmy Point, where films are evaluated. So guys, अगर आपने इस सीरीज जो कि मूवी एक्सप्लेनिंग की सीरीज है करेक्टली, तो गाइस वही सीरीज चल रही है. तो अगर आपने इस सीरीज की पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं, then go check that out after watching this particular video. So guys, उन वीडियोस में भी मैंने काफी अच्छे से मूवी एक्सप्लेन की थी. एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके सामने एक और उसी सीरीज की मूवी Iron Man 2. Yes guys, if you are ready, be sure to smash the like button and turn on the bell icon, set it to all so that you can get all the latest updates as I upload. So let's get started without wasting any further more time. तो गाइस, बेसिकली कहानी यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर अपने टोनी भैया मस्त प्लेन में खड़े हुए होते हैं. यहाँ पर से ये नीचे डाइव मारते हैं डायरेक्ट स्टार्क एक्सपो पर. स्टार्क एक्सपो बेसिकली क्या है? स्टार्क एक्सपो है गाइस, यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी इन्होंने एक जगह बनाकर रखी है. अपना एक इनिशिएटिव है जिससे ये पब्लिक को कांटेक्ट कर सकेंगे. बेसिकली अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इन्होंने जो वेपन मेकिंग डिवीजन थी स्टार्क इंडस्ट्रीज की, उसको इन्होंने बंद करवा दिया था, जो मैं इस दुनिया को दे सकता हूं विस्फोट के सिवा. और इसीलिए मैं स्टार्क इंटरनेशनल की हथियार निर्माण डिवीजन को बंद करने का ऐलान करता हूं अभी इसी वक्त. और अब ये स्टार्क इंडस्ट्रीज वेपन नहीं बनाती, अब ये बनाती है लोगों के काम आने के, लोगों की जान बचाने के लिए कुछ नए सूट्स और कुछ नए हथियार. बेसिकली ये आयरन मैन भाई, अपने टोनी भाई खुद ही चलाते हैं ये हथियार और ये किसी और को नहीं देते हैं. सो गाइज, अब यहाँ पर ये स्टार्क एक्सपो में पब्लिक से कांटेक्ट कर रहे होते हैं. फिर ये अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क का इंट्रोडक्शन देते हैं. हॉवर्ड स्टार्क की एक वीडियो दिखाते हैं. जब वो वीडियो चल रही होती है तो ये साइड में जाकर अपने ब्लड की टॉक्सिसिटी को मापने लगते हैं 1 मीटर से, और वहाँ पर इनकी ब्लड की टॉक्सिसिटी 19% दिखाता है, जिससे इनको पता चल जाता है कि इनके ब्लड में जहर फैल रहा है. बेसिकली जहर फैल कैसे रहा होता है, अगर आपने आयरन मैन मूवी या फिर मेरी वीडियो देखी होगी उसके एक्सप्लेनेशन की, देन आपको पता होगा कि इनका जो आर्क रिएक्टर था, जिससे इनके दिल में जो कुछ छर्रे होते हैं, वो छर्रे कुछ जो इनकी जान लेना चाहते हैं इनके दिल में से, वो दूर रहते हैं इनसे. आर्क रिएक्टर एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्टर है, एक मशीन है जो यहाँ इनके दिल में लगी होती है और काम करती है. तो वही आर्क रिएक्टर को बनाने के लिए इन्हें 1.6 ग्राम पेरिडियम की जरूरत थी, और वही पेरिडियम इनके शरीर में, इनके खून में, इनके ब्लड में जहर फैला रहा है, ये इन्हें पता होता है. एंड बेसिकली अब यहाँ पर आगे गाइस क्या होता है कि अब यहाँ पर इस चीज को देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और अब ये यहाँ पर जाते हैं सेनेट मीटिंग के लिए. सेनेट मीटिंग क्या थी गाइस? यहाँ पर इनको ये डिसाइड होना था कि ये अपने जो हथियार हैं स्टार्क इंडस्ट्रीज का, ये जो सूट है, आयरन मैन का सूट है, ये सरकार को सौंप रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सरकार के अंडर में ही आकर ये सेना के अंडर आएगा, और जब सेना के अंडर आएगा तो इसका में भी सरकार के हिसाब से सही यूज हो पाएगा. अब ये यहाँ पर सीनेट मीटिंग में जा रहे होते हैं, और भैया यहाँ पर जा रहे होते हैं और पहुंच गए होते हैं. यहाँ पर जो है कई सारे लोग आए हुए होते हैं. पहले इनसे सवाल पूछे जाते हैं, इनसे बातें की जाती हैं, फिर ये भैया अपने सेनेटर भाई को रोस्ट कर देते हैं. उसे आपके हवाले करने का मतलब खुद को आपके हवाले करना, और अगर मैंने ऐसा किया या तो मैं आपका गुलाम हूं या फिर वैश्या. तो जो आपको चाहिए जनाब, वो आपको नहीं मिल सकता. देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं. वैश्यागिरी में कैसे हो सकते हैं आप? सेनेटर हैं, कम ऑन. सेनेटर को रोस्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये आए हुए होते हैं जस्टिन हैमर इंडस्ट्रीज के फाउंडर एंड सीईओ जस्टिन हैमर आए हुए होते हैं. और जस्टिन हैमर जस्ट लाइक हथियार बनाते हैं जैसे पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज किया करती थी, वही काम यहाँ पर जस्टिन हैमर कर रहे होते हैं अपनी हैमर इंडस्ट्रीज के थ्रू. तो बेसिकली यहाँ पर ये हथियार बना रहे होते हैं, और इन पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये आयरन मैन के सूट को कॉपी कर रहे हैं, किसी तरीके उसकी एक दूसरी तकनीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन्हें डिफेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है सरकार की तरफ से वो मिल जाए, ताकि ये डिफेंस में चीजें सप्लाई कर सकें. बेसिकली अब यहाँ पर आगे कर्नल जेम्स रोड्स, या फिर अगर शॉर्ट में कहें तो रोडी, आए हुए होते हैं और ये अपनी गवाही, अपनी रिपोर्ट देते हैं जिसके अनुसार
क्योंकि आयरन मैन किसी भी सरकारी विभाग से संबंध नहीं रखता। इसी कारण से वो देश के हितों के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। बहरहाल मेरी रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान कम, फायदा ज्यादा पहुंचाता है। इसी तो गाइस अब टोनी भैया वापस जाते हैं अपने वेयर हाउस में, जहां पर ये अक्सर काम करते हैं। यहाँ पर जारविस से कुछ नए काम करवा रहे होते हैं। यहाँ पर ये चेक कर रहे होते हैं जारविस से कुछ नई नई चीजें, मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल रहे होते हैं कि ये जो इनके शरीर में आर्क रिएक्टर के अंदर जो पेरिडियम लगा है उसके कारण ये जो जहर फैल रहा है, बेसिकली इसको कम कैसे किया जाए। उतने में मिस पॉट्स आती हैं। मिस पॉट्स को ये यहाँ पर कमान सौंप देते हैं, बधाई देते हुए कि तुम अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज की चेयरमैन और सीईओ हो। एंड गाइस अब इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी आगे कैसी चलती है। गाइस कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो गाइस अब यहाँ पर आगे बेसिकली यहाँ पर एक इनका विलन जो इस कहानी में रहता है, इवैन, वो यहाँ पर अपने हथियार रेडी कर रहा होता है, जस्ट लाइक एक आर्क रिएक्टर रेडी कर रहा होता है। एक ऐसी वायर रेडी कर रहा होता है जो किसी भी चीज से छुएगी तो इतनी तेज बिजली का झटका देगी कि वो चीज कट के ही अलग हो जाएगी, चाहे कोई मेटल हो चाहे कुछ और। बेसिकली अब यहाँ पर ये जा रहे होते हैं अपने इवान भैया और इवान भैया के जो पिता रहते हैं वो रहते हैं एंटोन वैंको। एंटोन वैंको आगे कौन है आपको पता चलेगा गाइस। तो गाइस अब यहाँ पर आगे बेसिकली क्या होता है कि अब टोनी भैया तो अपनी कुर्सी से उठ चुके होते हैं। भैया सीईओ, फाउंडर, हर एक चीज की तो कुर्सी उन्होंने छोड़ दी, चेयरमैन एक्सेट्रा हर एक चीज की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी। अब भैया पेपर पॉट्स रहती हैं एक लॉयर बुलाती हैं। बेसिकली गाइस वो लॉयर जो रहती हैं उनका नाम रहता है नैटली रोशमैन। एंड गाइस अगर मैं आपको उनकी शक्ल दिखाऊंगा और अगर आप प्रेजेंट डे में जो मूवीज चल रही हैं ट्रेंडिंग में गाइस मार्वल की, वो अगर आपने देखी है तो आप एक सेकंड में समझ जाएंगे कि नैटली रोशमैन एक्चुअली में है कौन। मैं बताऊंगा नहीं गाइस, लेकिन गाइस यार आप खुद ही देख लो यार। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। बट हाँ, ये यहाँ पर अपने टोनी भैया वहीं बगल में हैप्पी के साथ में एक बॉक्सिंग कोर्ट में बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, बॉक्सिंग की मैच खेल रहे होते हैं, क्योंकि इनके एक्चुअली शरीर में काफी ज्यादा जहर फैल रहा होता है। टॉक्सिसिटी इनकी 59% बढ़ गई होती है। बेसिकली इन्हें एक्सरसाइज की जरूरत थी जिनसे इनका ब्लड शुद्ध हो जाएगा। एंड ये यहाँ पर बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। एंड अब यहाँ पर आगे यहाँ पर ये नैटली रोशमैन वकील रहती हैं, ये यहाँ पर कागजी कार्रवाई करने के लिए ताकि पेपर पॉट्स बन जाएं चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ स्टार्क इंडस्ट्रीज, इसलिए ये यहाँ पर आई होती हैं। यहाँ पर अपने टोनी भैया नैटली को देखकर, ऐसा क्या आपको पता होगा टोनी भैया की फितरत क्या है, ये नैटली को देखकर फिदा हो जाते हैं। और उसके बाद आपने नाम क्या बताया मैडम? रशमन, नैटली रशमन। चलो आ जाओ, बॉक्सिंग रिंग में आ जाओ। बाद कहते हैं कि जो है पेपर से कहते हैं चुपके से कि मतलब मुझे ये चाहिए बेसिकली। एंड गाइस ये यहाँ पर सीन होते हैं। अब उसके बाद टोनी भैया कहते हैं हैप्पी से कि नैटली को भी कुछ बॉक्सिंग की टिप्स दो। नैटली बोल, ये हैप्पी और नैटली साथ में यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं। एंड यहाँ पर टिप्स देने लगता है हैप्पी। जैसे ही पहली टिप देता है, सबक पहला, सामने वाले से नजर मत हटाओ। फिसल गया। हाँ देखा, तुम्हारी तो हवा निकाल दी। एंड सोचते हैं कि भैया इससे ना उलझने में ही भलाई है। ऊपर से पेपर कह देती है कि ये लॉयर है, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तुम हैरेसमेंट का केस दर्ज कर देगी एंड यू विल बी गॉट टू इन जेल बेसिकली। एंड अब गाइस यहाँ पर क्या होता है कि आगे यहाँ पर एक रेस चल रही होती है मोनाको टाउन में, न्यूयॉर्क में गाइस। बेसिकली यहाँ पर अपने टोनी भैया गए होते हैं और टोनी भैया सिंपली यहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर हैमर भैया से कुछ बातचीत करते हैं रेस्टिंग एरिया में। बातचीत करने के बाद टोनी भैया जो कि अभी तक स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ चेयरमैन थे, बेसिकली वो यहाँ पर भाग के चले जाते हैं रेस में अपनी कार को दौड़ाने। F1 गाइस, फॉर्मूला 1 रेस जो होती है गाइस, उसे बेसिकली उसको यहाँ पर कार को कंट्रोल करने और कार रेस में बेसिकली पार्टिसिपेट करने जा रहे होते हैं।
अपने हैमर भैया इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि हमारे पास तो ऐसी बहुत सारी कारें हैं। एंड गाइस इनकी हेकड़ी हैमर भैया की एकदम हो जाती है, एकदम डाउन हो जाती है। हाय वीडियो लोग, अभी आगे की विलन और हीरो की मुलाकात तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा वीडियो लोग। अब यहाँ पर ये जा रहे होते हैं टोनी भाई वीडियो लोग, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये अपने इवान भैया आ जाते हैं। यहाँ पर ये एकदम मस्त कार पर सवार होकर लगभग आधी से थोड़ी कम रेस पार कर रहे होते हैं वीडियो लोग, और यहाँ पर अपने इवान भैया आ जाते हैं एकदम बढ़िया सी ड्रेस पहनकर, ऑरेंज कलर की कार के लिए वर्कर की ड्रेस पहनकर आ जाते हैं वीडियो लोग, और यहाँ पर ये अपनी ड्रेस उतारते हैं वीडियो लोग। और यहाँ पर आगे भैया जी इनका ये बड़ी वीडियो लोग, यहाँ पर इनका ये जो भी इन्होंने हथियार बनाया हुआ था एकदम तगड़े वाला, ये काफी तगड़ा लग रहा था वीडियो लोग। यार वीडियो लोग मुझे तो एकदम चक्कर से आने लग गए वीडियो लोग इसको देखते ही वीडियो लोग। अब यहाँ पर आगे अपने टोनी भैया जो है वीडियो लोग, ये यहाँ पर डर जाते हैं। इवान भैया टोनी भैया को भगा भगा कर मारते हैं। यहाँ पर पेपर और हैप्पी सब देख रहे होते हैं, वहाँ रेस्टिंग रूम में जाकर लॉन्ज में बैठकर सब देख रहे होते हैं। टोनी ने अपना सूट कन्वर्ट कर लिया था वीडियो लोग एक सूटकेस में, जिससे ये इसको जल्दी से और सही से कहीं भी अवेलेबल हो जाता था। एक सूटकेस में बंद रहता था, और जैसे ही वो सूटकेस पर टैप करते थे अपने पैर से वीडियो लोग, तुरंत सूटकेस खुल जाता था वीडियो लोग। मियाँ मैं यहाँ पर एक नया कैरेक्टर हूँ ना मियाँ, मेरा नाम अता पता लापता हूँ ना मियाँ। अब आगे मैं तुमको बताता कि यहाँ पर आगे क्या होता। यहाँ पर हैप्पी और पॉट्स अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर आता मियाँ, और आने के बाद यहाँ पर इवान को बहुत ज्यादा जोर से टक्कर मारता मियाँ, और टोनी से कहता मियाँ कि कार में बैठ जाओ मियाँ। लेकिन यहाँ पर टोनी भैया कार में ना बैठने के बावजूद अपनी सूटकेस जो कि पेपर की गोदी में रखा होता मियाँ उसको मांगती। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ये कार में बैठने के लिए गेट खोलता मियाँ, यहाँ पर ये भैया इवान भैया अपनी इस इलेक्ट्रिक कटर से कार का गेट ही तोड़ देता मियाँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये अपना सूट फेंकता पेपर मियाँ, और पेपर मियाँ का सूट फेंकने के बाद टोनी मियाँ उस पर टैप करता मियाँ, और अब तुम एकदम जबरदस्त वाला सूट अब सीन देखता मियाँ। और यहाँ पर आगे मियाँ यहाँ पर ये इवान भैया अपने टोनी भैया को यहाँ पर अपनी बिजली छोड़ने वाली तारों में जकड़ लेता मियाँ। इनका हाथ जकड़ता और गला जकड़ता मियाँ। इनका गला जो सूट का पीस रहता है वो टूटने वाला होता मियाँ। और यहाँ पर ये इनको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता मियाँ। लेकिन फिर टोनी भैया भी कम नहीं होता मियाँ, इवान को अपनी तरफ खींचता अपनी सूट के पावर का यूज करके मियाँ। और उसके बाद यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से इवान के सीने में लगा रिएक्टर तोड़ देता मियाँ। अब यहाँ पर इवान भैया गिरफ्तार हो जाता मियाँ। यहाँ पर टोनी भैया एकदम आराम से इवान से पूछताछ करने जाता मियाँ, बताता है और पूछता कि क्या कारण होता तुम्हारा हमला करने का मियाँ। अब आगे तुमको बाबू राव बताता मियाँ। तो गाइस अभी आगे क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आगे ये पेपर से बात करके जब यहाँ वापस आते हैं तो यहाँ पर इवान भैया का कट सीन दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पर इनके जेल में कुछ खाना सप्लाई किया जाता है। उस खाने में कुछ ऐसी हिडन चीज रहती है जिससे ये बचकर निकल जाता है। वहाँ के जो भी जवान रहते हैं गाइस उनको बेसिकली मार कर और उनके साथ झगड़ा करके किसी तरीके बाहर निकल जाता है। और ये जो फेक जवान इसको खाने में कुछ ऐसी चीज जिससे ये बाहर निकल कर आ सकता है, ये जो मिलाकर देता है। ये जो जवान रहता है फेक जवान, यहाँ पर ये पुलिस जो रहती है फेक वाली पहरेदार जेल का, ये बेसिकली और कोई नहीं बल्कि जस्टिन हैमर के आदमी रहता है गाइस। और यहाँ से इवान को ले जाया जाता है सीधा हैमर इंडस्ट्रीज के यहाँ पर गैराज में, जो भी यहाँ पर इनका वर्कशॉप रहती है, यहाँ पर इनका वर्क स्टेशन रहता है जहाँ पर ये काम करते हैं, पूरी इनकी फैक्ट्री रहती है, वहाँ पर इसको ले जाया जाता है। और यहाँ पर ये अपने हैमर भैया स्टार्क के सूट को कॉपी करने का जो काम यहाँ पर जारी रख रहे थे, उसको कहा जाता है कि अब इवान आगे बढ़ाएगा। इवान बस एक चीज की मांग करता है, वो था उसका पक्षी। बेसिकली पता नहीं क्यों उसका पक्षी उसको चाहिए था इतना जरूरी। लेकिन अब यहाँ पर अपना इवान यहाँ पर क्या करता है कि आगे यहाँ पर उनमें ड्रोन्स लगा देता है। बेसिकली ड्रोन्स से क्या होता है कि ये कोई एक सूट जिसमें पायलट बैठा रहेगा सूट का, और बाकी सारे सूट्स
जो कंट्रोल करेंगे, ताकि अपने यहाँ पर हैमर भैया को मिल सके डिफेंस का काम, डिफेंस का एग्रीमेंट मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो ये गवर्नमेंट का पैसा ले और जो है गवर्नमेंट के लिए नए ऐसे सूट्स बनाए। एंड बेसिकली अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि रोडी बात करता है टोनी से कि कुछ बारे में, उसी दिन के बारे में बेसिकली, और यहाँ पर इवान के बारे में टोनी जानकारी निकाल लेता है कि इवान के पापा और कोई नहीं एंटोन वैंको हैं, जो एक समय पर काम किया करते थे हॉवर्ड स्टार्क के साथ में। हॉवर्ड स्टार्क और कोई नहीं गाइस, टोनी भैया के पिताजी हैं। एंड बेसिकली अब यहाँ पर आगे यहाँ पर पता लगाते हुए कि किस किस कारण से एंटोन वैंको को यहाँ पर रशिया भेज दिया गया था, फिर वापस अमेरिका बुलाया गया था, जिसके कारण से अपने इवान भैया रशियन काफ़ी अच्छी जानते हैं और कुछ और लैंग्वेजेस जानते हैं। बेसिकली अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि यहाँ पर अपने टोनी भैया स्टार्क एक्सपो में यहाँ पर दारू पीकर नशे करके अजीबोगरीब काम कर रहे होते हैं, बेसिकली काफ़ी अलग अलग काम कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर पेपर के साथ भी बदतमीजी करते हैं। फिर यहाँ पर रोडी भैया कहते हैं कि इस बंदे के लिए मैंने रिस्क लिया है, क्योंकि भैया साफ साफ आपने सुना होगा गाइस, मैंने जो आपको क्लिप दिखाई थी उसमें आपने सुना होगा कि जब रिपोर्ट मांगी गई थी रोडी से, कर्नल जेम्स रोड्स से बेसिकली, तो उसने कहा था कि हालांकि मेरी रिपोर्ट के हिसाब से ये अच्छा काम ज़्यादा करता है और तबाही कम मचाता है बेसिकली। एंड यहाँ पर रोडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैंने इस शराबी बंदे के लिए रिस्क लिया। ठीक है, मैं फोन किसी को फोन मत करना। इस वाहियात इंसान के लिए मैंने रिस्क लिया है। पता है, मैं समझ गई, मैं संभाल लूंगी, ओके? मुझे संभाल हाँ, देख लो इसे। वहां पर से वो जो अनपेंटेड वाला वर्जन रहता है मार्क 2 सूट का, उसे उठाता है और उसे उठाने के बाद उसे पहनता है। पहनने के बाद सिंपली वहां से टोनी के साथ में लड़कर झगड़कर किसी तरीके टोनी को बेहोश करके भाग जाता है और आयरन मैन होने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और अपने आप को नाम देता है वार मशीन, यानी जंग के लिए मशीन बेसिकली गाइस। एंड गाइस अब यहाँ से आगे क्या होता है ये तुमको अभिषेक बताएगा गाइस। वाला हबीबी हम अभिषेक होती, हम तुमको बता दें कि यहाँ से आगे क्या होती। पेपर पॉट्स वगैरह सब कंपनी का कार्यभार संभालती और यहाँ पर अपने टोनी भैया जो कि नशेड़ी और लापरवाह हो गया होती, यहाँ पर इनको ऑफर आती शील्ड की तरफ से। शील्ड के मुखिया निक फ्यूरी इनको ऑफर देती, वही निक फ्यूरी जो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में लास्ट में एकदम जाकर अपने रॉजर भैया को मिलती। वही निक फ्यूरी यहाँ पर इनको ऑफर देती कि यहाँ पर तुम हमारी टीम में जुड़ना चाहती कि नहीं चाहती। यहाँ पर इनको नेटली रोशमन जो कि वकील होती, पेपर पॉट्स का वकील होती, उसका असली नेम बताती और असली नेम उसका होती नस्ताशा रोमिनोव। यहाँ पर आगे जाकर इनको अपने टोनी भैया को शील्ड के अंदर रखा जाता और यहाँ पर वल्ला हबीबी यहाँ पर आयरन मैन वाला एजेंट कोल्सन आता और यहाँ पर एजेंट कोल्सन की निगरानी में बेसिकली आयरन मैन को रखा जाता और यहाँ पर उनका सूट वूट वगैरह सब डिसेबल कर दिया जाता। लेकिन फिर आयरन मैन भैया यहाँ पर जाती चुपके से पेपर के ऑफिस में, यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऑफिस में बेसिकली। एंड यहाँ पर हबीबी क्या होती, यहाँ पर अपने भैया देखती वीडियो हॉवर्ड स्टार्क का। टोनी तुम वहां पीछे क्या कर रहे हो? वो क्या है? वापस रखो, रख दो जहां से लिया था। तुम्हारी मां कहाँ है? मारिया, चलो 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 जल्दी करो चलो। स्टार्क एक्सपो सिटी के बारे में वो वीडियो होती, स्टार्क सिटी के बारे में बेसिकली। वहां पर ये काफी नई और छुपी रहस्यमयी चीजों को देखती, स्टार्क एक्सपो का पूरा मॉडल देखती। बस एक बात को हमेशा याद रखना, मेरी सबसे बड़ी रचना तुम हो टोनी। पेपर के ऑफिस में स्टार्क एक्सपो का पूरा मॉडल चादर के नीचे ढका हुआ पड़ा होती। यहाँ पर उस मॉडल को देखती और अपने कार में भरकर वापस घर ले आती। यहाँ पर जारविस की मदद से मॉडल को स्कैन करती, उससे नए एलिमेंट की खोज करती और उसको दूसरा नाम देती और दूसरा नाम देने के बाद उसको अपने आर्क रिएक्टर के कोर में डालती। कोर स्वीकार कर लेती और अब टोनी भैया को कोई रिस्क नहीं होती कि उनके खून में जहर फैल रही होती। अभी अब यहाँ पर आगे बेसिकली क्या होती कि अपने हैमर भैया आती और आने के बाद हबीबी यहाँ पर अपने रोडी भैया को और उनके जो मेजर रहते हैं उनको यहाँ पर हथियारों का मॉडल दिखाती, जो कि ये वार मशीन सूट में, यानी कि
मार्क 2 अनपेंटेड सूट में फिट करना चाहती हबीबी यहाँ पर अपने ईवान भैया को यहाँ पर ये कैद करके आती यहाँ पर, और कैद करके आने के बाद ईवान भैया सबको यहाँ पर 2 बॉडीगार्ड रखी होती जिनको ईवान भैया मार मार कर काम खत्म करती। अब यहाँ पर आगे इनका ऑफर स्वीकार कर लेती, अपने रोडी भैया ये इन हथियारों को अपने सूट में लगाने का ऑर्डर दे देती। मैं लेना चाहूंगा। अब यहाँ पर हैमर भैया एकदम बढ़िया से काम करती है और तरह तरह के हथियार, मिनी गन, स्नाइपर, पिस्टल, छोटा मोटा फ्लेम थ्रोअर वगैरह सब लगा देती है इनके सूट में हबीबी। अब यहाँ पर आगे ये स्टार्क एक्सपो में जाती है एकदम बढ़िया से और यहाँ पर अपना प्रदर्शन करती और प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर क्या होती, यहाँ पर यही होती कि अपने ईवान भैया जो कि वहां बॉडीगार्डों को मारकर भाग चुकी होती, हबीबी वो यहाँ पर इन सूट का एक्सेस पा जाती, इनको हैक कर लेती और हबीबी जितने ड्रोन सूट्स थे, जो मेन सूट होती वो तो रोडी चला रहा होती, लेकिन उस सूट को भी ये लोग हैक करती। ईवान भैया हैक करती और हैक करने के बाद हैमर भैया नाटक करती कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और हबीबी इसको फिक्स करने का नाटक करती। हबीबी यहाँ पर बाकी सारे सूट्स भी एकदम आदमखोर हो जाती, एकदम गुस्सा आ जाती और उसके बाद सब जगह पर गन फायर करने लग जाती, एकदम सब जगह पर तबाही मचाने लग जाती। किसी तरीके यहाँ पर नताशा रोमिनोव की मदद से, हैप्पी की मदद से यहाँ पर ईवान भैया को ढूंढा जाती, लेकिन ईवान भैया मिल नहीं पाती, ईवान भैया भाग जाती। अब यहाँ पर किसी तरीके अपने टोनी भैया और रोडी भैया तो एकदम आदमखोर हो जाती क्योंकि ईवान भैया उनके सूट को हैक कर रहा होती हबीबी। अब यहाँ पर टोनी भैया खतरे में होती, टोनी भैया किसी तरीके सबको बचाने की कोशिश करती, यहाँ पर किसी तरीके बचती। यहाँ पर नताशा रोमिनोव वहां पर पहुंचती जहां पर ईवान भैया हैकिंग वैकिंग का काम कर रही होती। नताशा एक बहुत ही काबिल एजेंट होती, हबीबी वो यहाँ पर सारे का सारा काम सही कर देती, यहाँ पर हैक करने से हटा देती रोडी का सूट और हबीबी दोस्त आपस में मिल जाती। लेकिन ये क्या दोस्तों, एंट्री होती, हबीबी यहाँ पर एंट्री हो जाती, एकदम बढ़िया से एंट्री होती यहाँ पर अपने ईवान भैया की। ईवान भैया इतना बढ़िया सूट बनाती जिसमें सारे हथियार मिक्स होती, सारा का सारा आयरन मैन की टेक्नोलॉजी मिक्स होती, प्लस उसका जो हथियार होती हबीबी, जो बिजली फेंकने वाली तार होती, वो भी यहाँ पर मिक्स होती। तो इस सूट के साथ में इन लोगों को फाइट करना बहुत मुश्किल होती यहाँ पर बहुत बढ़िया से, लेकिन फिर भी टोनी और रोडी मिलकर फाइट करती। मेरे पास एक आइडिया है, तुम हीरो बन जाओगे, अपना हाथ उठाओ। तैयार हो तो यहाँ पर एकदम बढ़िया से ईवान भैया को हराती, ईवान भैया मर जाती, ईवान भैया टैब हो जाती और हबीबी अब यहाँ पर ईवान और टोनी भैया को पुरस्कार दिया जाती और हबीबी पुरस्कार देने के बाद अब यहाँ पर निक फ्यूरी ऑफर देती अपने टोनी भैया को, लेकिन कुछ शर्तों के साथ देती। एवेंजर्स की टीम में शामिल होने का ऑफर देती। हबीबी अब यहाँ पर ऑफर को स्वीकार तो करती, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर हबीबी इनको कहती कि तुम अभी इतने हेल्दी नहीं होती, तुम अभी हमारे यहाँ एवेंजर्स की टीम में शील्ड में बस केवल एक एडवाइजर के रूप में काम करती। तो हबीबी यही होती स्टोरी। अब आगे का आउटरो तुमको दिव्यांश देती। तो गाइस एकदम बढ़िया सी स्टोरी, आपको कैसी लगी गाइस? ये थी स्टोरी ऑफ मार्वल स्टूडियोज आयरन मैन 2। बेसिकली मैंने इसे जितना शॉर्ट हो सकता था एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा गाइस तो माफ कीजिएगा गाइस। बेसिकली ये अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करता तो यहाँ पर काफी ज्यादा लंबी हो जाती। किसी तरीके मैंने इसे शॉर्ट में करने की कोशिश की है गाइस। एंड गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Be sure to smash the like button and get on the subscribe button, turn on the bell icon and set it to all so that you can get all the updates as I upload. So guys, this is it for this video. Thanks for watching. See you in the next video with a different topic. Till then, take care. Bye bye.